Hi everyone, am I clearly audible? Okay, good evening, good evening. Perfect, thank you. I'm sorry you will have to adjust a little bit today because of the fact that there is non-accessibility of the portal. I will not be able to write on the board for that very reason, so you will have to deal with it. I will be dictating everything. I will be uh, spelling out the case laws as well to your understanding. But yeah, please bear with me. Thank you. तो या कल हमने क्या करा था एक बार फटाफट देखते हैं. बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स सी व्हाट ऑल डिड वी डू यस्टरडे. तो कल हमने सबसे पहले स्टार्ट करा सीपीसी का ओवरव्यू, हिस्ट्री से शुरू करा. ठीक है, सबसे पहले कौन सी ईयर का था सीपीसी? 1857. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया, हमारे पास बहुत सारी अमेंडमेंट्स वगैरह हुई. पहले वाली जो कमेटी थी वो कौन हेड करते थे? सर जॉन रोमिली. ठीक है, तो उसके बाद जो अब वाली सीपीसी हमारे पास बनी थी उसके बाद वाली, उसको किसने हेड करा था? सर अर्ल रिचर्ड्स कमेटी ने, है ना. कमेटी वाज हेडेड बाय सर अर्ल रिचर्ड्स. पहली वाली कमेटी वाज हेडेड बाय सर जॉन रोमिली. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट साथ में ऐड हुई थी? 29 फॉर द अमेंडमेंट, है ना. 29th लॉ कमीशन की रिपोर्ट, और साथ में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली कमेटी, और साथ में जस्टिस मालिबाग कमेटी. ये तीनों जानों ने मिलके हमारी अमेंडमेंट्स करी थी. दो मेजर अमेंडमेंट्स, वैसे तो बहुत सारी हुई है पर दो मेजर अमेंडमेंट्स रही हैं. कौन कौन सी अमेंडमेंट्स रही है मेजर? 1976 एंड 2002. इसमें जो स्ट्रक्चरल अमेंडमेंट किसको नाम दिया गया? 1976 वाली को. ठीक है, 2002 वाली जो अमेंडमेंट थी मेजरली किस पे फोकस थी? ऑन द स्पीडी रिड्रेस. परफेक्ट. उसके बाद हम आ गए थे कि ओके, क्या इन 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 अमेंडमेंट के ऊपर केस लॉ थे दो, है ना. जिसमें एक में चैलेंज किया गया था इन अमेंडमेंट्स को कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और दूसरे में वैलिडिटी की अपहेल्ड की गई थी कि दीज आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कौन से थे? सालम एडवोकेट 2003 और 2005. पर उसके बाद हम आ गए थे, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच वाज कि क्या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ. सब्सटैंटिव लॉ में हमने देखा कि हमारा सीपीसी ऑब्वियसली प्रोसीजरल लॉ है. तो और प्रोसीजरल लॉ के लिए केस लॉ कौन सा देखा था हमने? क्या कौन सा बड़ा है? अगर लड़ाई हो जाए तो कौन सा क्या जीतेगा? श्यामलाल दुरानी 1976 और अब्दुल हबीब हसन वाला. ठीक है, मोहम्मद बकर वर्सेस अब्दुल हबीब हसन. दो केस लॉस थे जिसमें बोला गया था सब सर्वियंट वाली बात. ठीक है, और दूसरा नॉट अ टायरेंट बट अ सर्वेंट वाली बात. ठीक है, ओके. उसके बाद हम आ गए थे नेक्स्ट वन, वी मूव टू द फैक्ट अबाउट द प्रेम्बल. प्रेम्बल में वर्ड यूज है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड. इसलिए हमने कंसोलिडेट वर्ड समझा. कंसोलिडेट वर्ड समझने के लिए हम केस लॉस पे गए. ठीक है, कंसोलिडेट वर्ड प्रेमनाथ नाहट्टा वर्सेस चांदी प्रसाद सकारिया में डिस्कस किया गया था, हमने वो समझा. ठीक है, उसके बाद हम आ गए अमेंड किसको किया है? 1859 लॉ को अमेंड किया गया. कंसोलिडेट अमेंडमेंट यहाँ से आ गया. उसके बाद हम आ गया था सिविल प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग ऑफ सिविल नेचर में क्या फर्क है. हमने देखा सिविल नेचर, नेचर में उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंडामेंटल क्वालिटीज, सारा कुछ नेचर में कवर हो जाता है. इसलिए सिविल नेचर इज अ बिगर टर्म, उसका जीनस है और उसका एक स्पीशी क्या है? सिविल प्रोसीडिंग. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सिविल प्रोसीडिंग जो है, ठीक है, और ये सिविल प्रोसीडिंग और सिविल नेचर में जो फर्क है, ये एमएमआर सोमा वर्सेस पीएमएम मेट्रोपॉलिटन में डिस्कस किया गया था. ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला केस केस देखा. उसके बाद हम आ गए थे, मूव ऑन टू द फैक्ट ऑफ कि व्हाट इज क्या सूट इंक्लूड्स अपील. द सूट इंक्लूड अपील. सीपीसी सेज यस, बट एक्सेप्शन बीइंग टू क्लॉज एल ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड चीटियर वर्सेस एचटीटीआर. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्या इंसिडेंट और कॉज ऑफ एक्शन में फर्क होता है. इंसिडेंट और कॉज ऑफ एक्शन में हाँ जी फर्क होता है. एक इंसिडेंट जो होता है उसके अंदर से बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शन राइज हो सकते हैं, जिसमें सिद्रमुप्पा वर्सेस राजेश शेट्टी वाला केस. ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे कि क्या एक अपील, क्या एक पिटिशन, एप्लीकेशन और प्लेंट में फर्क होता है. इसके लिए हमने सबसे पहले देखा था कि यार डायरेक्टोरेट ऑफ फिलिप वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट 1976 में बोला गया था कि यार एप्लीकेशन और पिटिशन एक ही है. लेकिन बेबी देव वर्सेस जीत देव में बोला गया था कि तीनों में फर्क है. एप्लीकेशन एक जनरल एप्लीकेशन होती है और पिटिशन इज व्हेन यू अप्लाई. ठीक है, टू अ कोर्ट, व्हेन यू प्रे इन द कोर्ट, इट बिकम्स एप्लीकेशन, बिकम्स अ पिटिशन.
अब पिटिशन एक प्लेंट का बनती है, हमने देखा था 4 रूल्स को फॉलो करती है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। इन चारों ऑर्डर्स को जब एक प्लेंट फॉलो करती है, पिटिशन फॉलो करती है, तो वो प्लेंट का रूप ले लेती है, हमने ये देखा था। उसके बाद हम आगे थे व्हाट इज एग्जैक्टली कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन देखने के लिए हम लोग गए थे कि रीड वर्सेस ब्राउन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया था राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें दो तरह के व्यूज लिए गए थे, एनलार्ज्ड व्यू एंड रिस्ट्रिक्टेड व्यू। ठीक है, एनलार्ज्ड व्यू को हमने अडॉप्ट कर लिया और हमने बोला इसमें सारे इट इज अ बंडल ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, ऐसे फैक्ट्स व्हिच फोर्स यू टू कंपेल यू टू मूव टू कोर्ट, जिसमें हमने देखा था हमने ब्लूम डेकोर वर्सेस सुभाष देसाई। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे द केस ऑफ सोनिया गांधी वर्सेस हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी, जिसमें हमने देखा था कि यार सारे कॉज ऑफ एक्शन को एक ही बारी मांग लो, बार बार नहीं मांग सकते। ठीक है, ये हमने देख लिया था कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। उसके बाद हम आ गए थे सूट होता है एग्जैक्टली। सूट देखने के लिए हम गए थे 4 एसेंशियल्स, हंसराज गुप्ता लैंडमार्क जजमेंट, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, 1933 का केस आई थिंक फरवरी काउंसिल का। ठीक है, इसमें बोला कि उन्होंने 4 एसेंशियल्स दी थी एक सूट के लिए। एक सूट को सूट होने के लिए 4 चीजें चाहिए, और 4 चीजें क्या है? और एक मिनट मुझे चेक करना, तो आवाज मेरी ठीक से जा रही है ना? ये ना आवाज में दिक्कत है, नहीं जा रही है। हाँ जी, तो सूट को 4 एसेंशियल्स क्या चाहिए? सबसे पहला तो कॉज ऑफ एक्शन, दो ऑपोजिंग पार्टीज, डिस्प्यूट बिटवीन देम एंड डिमांड फॉर रिलीफ। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी तो सूट सूट हो जाएगा, ये बोला गया था हंसराज में। उसके बाद हम आ गए थे टू द डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में हमने एंटर करा। ठीक है, सबसे पहले हम गए यार देखने के लिए रूल ऑर्डर क्या कोड क्या होता है। 2 1 वाज कोड। ठीक है, कोड देखने के लिए कोड इंक्लूड रूल लिख दिया उन्होंने। ठीक है, कोड इंक्लूड रूल्स मतलब कि हमारे सीपीसी, हमने पहले सीपीसी की स्कीम देख लेते हैं। सीपीसी की स्कीम क्या थी? एक बॉडी है, एक शेड्यूल है, ठीक है, और अपेंडिसेस है, ए टू एच अपेंडिसेस है, 158 सेक्शन है और 51 ऑर्थर्स है। 158 सेक्शन जो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 11 पार्ट्स में। 11 पार्ट्स, 158 सेक्शन, 51 ऑर्डर्स एंड ए टू एच अपेंडिसेस। ठीक है, अब क्या कहते हैं 158 सेक्शन जो है, ठीक है, उसमें से हमने देखा बाइफर्केशन हमने स्टार्ट करी। हम एक काम करते हैं, उन सेक्शंस को ना ऑन द बेसिस ऑफ पहले पहले डेफिनेशन क्लॉज पे चल जाते, चलो ठीक है। हम आगे टू क्लॉज 1 पे कोड पढ़ने गए। कोड में देखा कोड इंक्लूड रूल्स। रूल्स क्या होते हैं इसको देखने के लिए हम गए टू क्लॉज 18 पे। ठीक है, टू क्लॉज 18 में रूल्स देखने गए। रूल्स में तक हमने देखा कि यार रूल्स बोल दिया गया, रूल्स वो रूल्स हैं जो शेड्यूल में दिए गए हैं। शेड्यूल क्या है? ऑर्डर्स वाला, है ना, 51 ऑर्डर्स वाला। रूल्स वो चीज है जो शेड्यूल में दिए गए हैं, या फिर जो 122 या 125 में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 122 में 125 है क्या? ये दोनों ये थे पार्ट 10 का हिस्सा। पार्ट 10 क्या था? रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट। तो रूल्स बनाता कौन है? हाई कोर्ट बनाता है। कहाँ पे बनते हैं? 122 में बनते हैं हाई कोर्ट के लिए, और 125 में कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल कमिश्नर बनाती है। मैंने आपको बताया था उस दिन। ठीक है, तो ये हो गया 122 एंड 125 हमारा सीपीसी का। ठीक है, और पार्ट 10 हम हमारे को इसमें से क्या याद रखना था? पार्ट 10 में से रूल मेकिंग पावर में से कि व्हाट इज अमेंडिंग पावर किसके पास है? बॉडी को अमेंड करने की पावर लेजिस्लेचर के पास है, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो सेंटर हो। ठीक है, और कहाँ से पता लगता था ना? क्योंकि ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है। हमारी शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की कॉन्करेंट लिस्ट, थर्ड लिस्ट में मेंशन है बॉडी के अमेंडमेंट के बारे में। तो जिससे हमें अंदाजा लगा लिया कि यार इसके अमेंडमेंट तो स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे थे कि रूल्स को कौन बदल सकता है, आई मीन ऑर्डर्स को, शेड्यूल से पंगा कौन ले सकता है? इसके लिए हमने देखा शेड्यूल को हाई कोर्ट गवर्न करती है। ठीक है, दिस इज द रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद हम 2018 के बाद कर लिया, 2001 कर लिया, हो जाते 2 डिग्री। डिग्री के हमने सेंशंस याद रखने हैं। सबसे पहला सेंशन फ्री में आना ही आना, मैंने आपको बोला था कि वो फॉर्मल तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन ऑफ सी बिटवीन द पार्टीज अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज, all or any matters, हाँ, all or any matters in controversy in a suit और फाइनल डिटर्मिनेशन, है ना, ऐसे करके 6 7 8 सेंशंस बनते थे इसके। ठीक है, जिसमें से हमने पहला पार्ट तो सेंशंस देखने थे, दूसरा पार्ट हमने देखना था कि ऑल और एनी वाला क्या पार्ट, क्या मतलब उसका। इसलिए मैंने देखा कि डिग्री 3 तरह की हो सकती है, फाइनल, प्रिलिमिनरी फाइनल या पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल। ठीक है, तो फाइनल फाइनल कब होती है? ऑब्वियसली द फाइनल डिसीजन आ गया। प्रिलिमिनरी कब होती है? हमने देखा था कि प्रिलिमिनरी बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर फाइनल डिग्री का सुपर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री हमने देखा था एक ऐसी चीज है कि अगर वो गलत हुई तो फिर फाइनल ऑटोमेटिकली विल फॉल ऑन इट्स फेस। आपको एक चीज और याद रखनी है, मैं उस दिन शायद नहीं बताई, कि अगर आपने सोचो प्रिलिमिनरी की अपील नहीं करी तो आप क्या फाइनल की अपील कर पाओगे? ठीक है, लेकिन अब सोचो, लेकिन अगर प्रिलिमिनरी का टाइम बचा हुआ है, 3 महीने थे प्रिलिमिनरी की अपील के लिए। ठीक है, प्रिलिमिनरी डिग्री आई,
3 महीने टाइम था अपील के लिए, आप 3 महीने अपील में नहीं गए, उस दौरान ही 3 महीने के अंदर अंदर ही फाइनल आ गई और आप फाइनल की अपील कर सकते हो क्या? हाँ जी, तब कर सकते हैं जब प्रिलिमिनरी का टाइम बचा हो। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी का टाइम खत्म हो चुका है तो फाइनल की अपील भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? हाँ जी। तो मतलब प्रिलिमिनरी आप फाइनल की अपील तो कर लोगे, सपोज प्रिलिमिनरी से थोड़ी अलग चीज फाइनल में आई है तो कोर्ट कहेगा मैं उससे कैटर कर लूंगा, लेकिन जो प्रिलिमिनरी की चीज हमने रीआइटरेट करी है फाइनल में, उससे मैं पंगा नहीं लूंगा। ठीक है? प्रिलिमिनरी हमने देखा था कि कितनी कितनी जगह पे आती है। ठीक है? हमने कुछ सेक्शंस उसने लिखे, 30 से रिलेटेड थे ना आई थिंक, और 30, 35 और 20, नहीं 33 और 20 देखना एक बार। रूल 12 to 18 एक्सेप्ट 17। हाँ जी, और 34 रूल 2 4। ठीक है। हाँ जी, तो ये हमने देख लिया था प्रिलिमिनरी डिग्री किस किस चीज में आती है। इसमें जब आप रीड करोगे एक बार ऑर्डर 20 या ऑर्डर 34, तो यू फाइंड आउट कि यार ये सारे मैटर्स वो हैं जो पार्टीशन से रिलेटेड है। पार्टीशन से रिलेटेड मैटर्स या अकाउंट से रिलेटेड मैटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स, इन सबको लेके हम प्रिलिमिनरी डिग्री दे सकते हैं क्या? अच्छा, फिर बात आ गई क्या एक से ज्यादा प्रिलिमिनरी डिग्री आ सकती है? द आंसर वाज यस। ठीक है? इसमें हमने प्रिलिमिनरी और फाइनल में फर्क क्या होता है, इसमें हमने कामिनी देवी वैसे पुष्पा देवी वर्ग ऐसे करके केस था, कामिनी देवी वाला हमने वो देखा। ठीक है? उसके बाद हम आ गए थे कि क्या एक अच्छा डिग्री इंक्लूड्स व्हाट, डीम्ड डिग्री किस किस को माना गया था? दो चीजों को डीम्ड डिग्री माना गया था, दो आर्स थे, रिजेक्शन को, इंस्टीट्यूशन को। ठीक है? और आपको एक चीज और जो मैंने उसे नहीं बताई है वो आपको याद क्या रखनी है, एग्जीक्यूशन पहले डीम्ड डिग्री माना जाता था, लेकिन 1976 अमेंडमेंट एक्ट, ये पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है? कि 1976 अमेंडमेंट एक्ट से पहले प्री एग्जीक्यूशन को डीम्ड डिग्री माना जाता था, अब नहीं माना जाता है। अब सिर्फ दो ही डीम्ड डिग्री मानी गई है। कौन सी? रिजेक्शन एंड दूसरा रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन 144 एंड रिजेक्शन ऑफ अ प्लेट ऑर्डर 709 आई थिंक, ऑर्डर 709 711। ठीक है। अब देखो, अब एक चीज देखो कि आपने अगर इसको डीम्ड डिग्री क्यों माना गया है रिजेक्शन को? क्योंकि हम इसको डिग्री कॉर्ट ऑर्डेन्स, इसको डिग्री नहीं बोल सकते आप। ठीक है? क्योंकि इट इज नॉट डिसाइडेड प्योरली ऑन मेरिट्स, लेकिन हमने इसको दर्जा दे दिया डिग्री का, बिकॉज वी वांटेड कि लोग बार बार कोर्ट में ना आए। ठीक है? इसीलिए देन वी मूव्ड ऑन कि व्हाट इज नॉट अ डिग्री। व्हाट इज नॉट अ डिग्री, हमने दो चीजें देखी, एक डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट, डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट हमने देखा, और दूसरा हमने क्या चीज देखी, अपीलेबल ऑर्डर्स। ठीक है? डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट एंड अपीलेबल ऑर्डर्स। डिसमिसल ऑन डिफॉल्ट को हम डिटेल में जाके ऑर्डर 9 में पढ़ते हैं, और अपीलेबल ऑर्डर्स को ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 में जाके। क्योंकि हम फिर हमने देखा ये तो होगी डिग्री। अब डिग्री, ऑर्डर और जजमेंट में फर्क क्या है? डिग्री देख ली थी, डिग्री, अब जजमेंट कहाँ पे थी, 29 में। ठीक है? जजमेंट क्या थी, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक है? यही फर्क था, जजमेंट एक फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं था। जजमेंट की जो डेफिनेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दी गई है व्हेन इट कम्स टू बेयर एक्ट। बोलता है जजमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि जजमेंट जो है वो डिग्री के बाद बन रही है, लेकिन नहीं है। डिग्री पहले, जजमेंट पहले आती है, डिग्री उसकी लाइन पे बनती है। बेसिकली द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट इज अ डिग्री। ठीक है? उसके बाद हम आ गए थे 2 9 से निकल के, हम उसके बाद आ गए 2 14 पे, ऑर्डर पे। ऑर्डर हमने देखा, ऑर्डर इज ऑल्सो फॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है? तो हमें समझ आ गई कि फॉर्मल एक्सप्रेशन कौन कौन है, जजमेंट है और ऑर्डर है। ठीक है? सॉरी, डिग्री है और ऑर्डर है, जजमेंट फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। ठीक है? इसमें हमने एक और चीज देखी है, एक काम करो, 2 clause 14 के साथ रेड विद सेक्शन नंबर 36 लिख लो। ठीक है? और इसको ये जो एक्सप्लेनेशन है ना 2 की, उसके साथ रेड विद सेक्शन 97 लिखो। आज एक बार 97 देख के आते हैं। ठीक है? सेक्शन 97 निकाल लो। अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री, जो मैंने आपको बात बताई है। आ जाओ। वेयर एनी पार्टी अग्रीव्ड बाय प्रिलिमिनरी डिग्री passed after the commencement of this code does not appeal from such a decree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from the final decree. ठीक है? इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट लिख लो, मूलचंद वर्सेस डेप्टी डायरेक्टर, मूलचंद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर कंसोलिडेशन।
हाँ जी, ये नहीं है मेरे पास। ठीक है, आ जाओ। और उसके बाद हाँ जी, हमने ऑर्डर और डिक्री में कल फर्क देख लिया था कि ऑर्डर ऑर्डर और डिक्री में फर्क पर लगाएंगे पता कैसे, सब कुछ अगर सेम भी हुआ। ठीक है, पहला तो ऑर्डर्स एक से ज्यादा हो सकते हैं पर फाइनल डिग्री हमेशा एक होती है। ठीक है, ऑर्डर कभी प्रिलिमिनरी या फाइनल ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, ऐसी कोई बाइफिकेशन है नहीं, लेकिन डिग्री के लिए बाइफिकेशन है। इंटरलोकेटरी हो सकता है। ऑर्डर इंटरलोकेटरी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिग्री भी तो हो सकती है ना, है ना। और हमने और एक और डिफरेंस क्या हो गया इन दोनों में कि ऑर्डर जो है हमेशा डील करेंगे प्रोसीजरल राइट से, और डिग्री सब्सटैटिव राइट। इसके बाद हम आगे थे, यहीं तक देखा था कल हमने, हो गया सारा कुछ कवर। ठीक है, इसके बाद हम आ गए थे सेक्शन नंबर 2 पे, 2 क्लॉज 3 पे आ जाओ, डिग्री होल्डर। ठीक है, डिग्री होल्डर मैंने आपको कल बताया तो था ये भी, एनी पर्सन इन हुज फेवर डिग्री और ऑर्डर दोनों, ये प्री का क्वेश्चन था। ठीक है, और उससे उल्टा जजमेंट लेटर, कौन सा जजमेंट लेटर 2-10 में, जज जजमेंट जजमेंट लेटर 8-9-10। ठीक है, जे। जजमेंट लेटर मींस एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिग्री हैज बीन पास्ड ऑन ऑर्डर केबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। ठीक है, जो बात 3 में है उससे उल्टी बात 10 में है। ठीक है, उसके बाद हम आ गए थे 2 क्लॉज 5 पे आ जाओ, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट और 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 6, इनको हम रीड करते हैं सेक्शन 13, 14 और 44 ए के साथ। ठीक है, सेक्शन 13, सेक्शन 14 और सेक्शन 44 ए के साथ। ठीक है, सेक्शन फॉरेन कोर्ट है क्या, फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, ना ही वो इंडिया में है सिचुएटेड, ना ही एस्टैब्लिश करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना ही कंटिन्यू कर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और फॉरेन जजमेंट उसी कोर्ट की दी, उस कोर्ट के द्वारा दी हुई जजमेंट इज फॉरेन। इसके बाद आप आ जाइए फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट के बाद, चलो बाद में लेके चलते हैं आपको, 13-14 छोड़ दो। इसके बाद आप आ जाओ गवर्नमेंट प्लीडर पे, 2 क्लॉज 7। गवर्नमेंट प्लीडर की आपको गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन याद क्यों रखनी है, क्योंकि प्लीडर और गवर्नमेंट प्लीडर में दोनों में कंफ्यूजन रहती है। प्लीडर है हमारे पास 215 में, गवर्नमेंट प्लीडर है हमारे पास 27 में। ठीक है, गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स any officer appointed by the state government to perform all or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the direction of the government pleader। ठीक है, तो कोई प्राइवेट पर्सन भी क्या गवर्नमेंट लीडर हो सकता है? अगर कोई डायरेक्शन में काम कर रहा है तब हो सकता है। यस, ठीक है, ओके। और ये जो हमेशा हम ये सरकारी वकील के, हम अपना वकील अपॉइंट करते हैं पर्सनली, तो हमेशा असिस्ट करता है सरकारी वकील गवर्नमेंट लीडर, और प्राइवेट एडवोकेट विल ऑलवेज असिस्ट द सरकारी वकील। ठीक है, और साथ में एक और चीज आपको याद आती है, एक और चीज क्या है, बस स्टेट गवर्नमेंट ये चीज याद रखना, दैट इज, हाँ, इसको उस गवर्नमेंट लीडर के कैसे फंक्शन होते हैं, जैसे कि ऑर्डर 27 है, सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट लीडर के थ्रू हो जाएगी। अब लीडर पे आ जाओ 215 पे, मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। ठीक है, नॉर्मल बंदा एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड एंड इंक्लूड्स, ये इंक्लूड्स को अंडरलाइन कर लेना, एन एडवोकेट वकील एन अटॉर्नी, तीनों। उसके बाद आप आ जाओ, ये क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट डिफाइंड का 7 ए में, दैट्स इट। एक बार नजर खुद मार लेना, कुछ और नहीं है। 7 बी इंडिया, इसको रीड करना आप आईपीसी के सेक्शन 18 के साथ, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के साथ, आईपीसी 18 एविडेंस। ठीक है, इंडिया। इसके बाद आप जज पे आ जाओ, जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। जजमेंट आपको पता है, जजमेंट लेटर भी आपको पता है। ठीक है, 2 क्लॉज 11 एलआर पे आ जाओ, एलआर मीन्स द पर्सन हु इन लॉ represents the estate of a deceased person। ये पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये होते हैं कि who of the following is not an LR। ठीक है, उसमें से एक आपको सही करना होगा।
मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ represents the estate of deceased person, पहला, ठीक है, जो represent कर रहा है deceased person की estate को। दूसरा, and includes any person। अब देखो पेपर में अलग इंक्लूजन वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इंक्लूड करके प्री में तो बड़ा सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द इंटरमेडल दिस टू टेक इंटरेस्ट इन, टू इंटरफेयर बेसिकली, ठीक है। who takes interest in the estate of the deceased and where a party sues, जो जबरदस्ती मेहमान बन रहा है बेसिकली, ठीक है, वो इंटरमेडलर हो गया, तो वो भी क्या एलआर हो गया फॉर द पर्पस ऑफ सीपीसी। आंसर इज यस। एंड where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the state devolves on death of the person sues who was sued। अगर एक बंदा बस representative character का मतलब, तो तीन लोग हो गए, एक तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी स्टेट को, दूसरा हो गया जो इंटरमेडल कर रहा है, ठीक है, और एक एंड पर्सन सूज, हाँ, और जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जिसको सू किया गया, दैट्स इट। तीन लोग को आपको याद रखना फॉर द पर्पस ऑफ फ्री कि एलआर हमारे लिए कौन कौन इसमें एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, यस, वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर हो गया ना। हाँ जी, सारे, ठीक है। बट इस डेफिनेशन इनकम्प्लीट है यार, तो देखा जाए। यस, इसको या एक केस लॉ लिखो प्लीज एलआर के लिए। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस रमन भाई प्रभात भाई। 1987 सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेशन इसमें एक्सप्लेन करी गई थी। और एक और चीज आपको प्री के लिए माफ करनी है, ट्रेसपासर इज नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। प्री में अगर आ जाता है तो ट्रेसपासर इज नॉट ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ही कैन नॉट इवन गेट द स्टेटस ऑफ एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो प्री के लिए माफ कीजिए, then he cannot even get the status of an intermediate। मीन प्रॉफिट पे आ जाइए दोबारा। मीन प्रॉफिट हम जानते हैं कि कौन से प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। पिछली बार हरियाणा में क्वेश्चन आया था शायद कि मीन प्रॉफिट किस रिगार्ड्स में, हरियाणा में तक पंजाब में कहीं पे आया था कि मीन प्रॉफिट कौन सी प्रॉपर्टी को लेकर होते हैं, मूवेबल इमूवेबल बोथ नन, ऐसे कर। तो आंसर इज इमूवेबल, ठीक है। पोजेशन तो सही है। हाँ, ठीक है। और साथ में मीन प्रॉफिट एक टर्म होती है माइट रिसीव्ड, एक्चुअली रिसीव्ड और माइट हैव रिसीव्ड। इस दोनों पे क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रॉफिट जो आए हैं कि जो आ सकते थे, दोनों कवर्ड होते हैं, दोनों कवर्ड होते हैं मीन प्रॉफिट, ठीक है। जो आप सोचो, आप मेरे घर पे ये उगा सकते थे, ठीक है। इसमें हमारे पास एक लैंडमार्क जजमेंट भी है। इंडिगो वाला क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि हुआ क्या, उस बंदे ने इंडिगो उगा दी, ठीक है। अगर मैं अपने घर में सही, मैं अपनी पोजेशन में होती, आपने मुझे घर पे कब्जा कर लिया और आपने घर पे इंडिगो उगा दी, जबकि मैं होती तो मैं उगाती शुगर केन या कोई ऐसी चीज जो मुझे बहुत पैसा देती, ठीक है। क्योंकि आपने ऐसी चीज उगाई तो सिस्टम बिकी, इसलिए मैं तो घाटे में गई। एक तो मेरी जमीन आपने ली, ऊपर से उतने पैसे भी नहीं कमाए जितने कमा सकते थे। तो जो महंगी क्रॉप जो उगा सकते थे, जितने ऑट टू हैव, माइट हैव रिसीव वाले बेसिस पे आपसे आपसे मीन प्रॉफिट्स क्लेम किए जाएंगे। इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट का नाम है हैरी ग्रे, हैरी HARRY ग्रे वर्सेस भागुमिया, हैरी ग्रे वर्सेस भागुमिया, AIR 1930 प्रिवी काउंसिल। एक और
हाँ जी, एक ऑब्जेक्ट पे केस लिख लीजिए कि मीन प्रॉफिट्स का ऑब्जेक्ट कौन से केस में डिस्कस किया गया था। इट वाज द केस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मीन प्रॉफिट्स वाज डिस्कस्ड इन द केस ऑफ मार्शल सन्स एंड कंपनी, Marshall Sons and Company versus Sahi Operators Private Limited versus Sahi Operators Private Limited, 1999 Supreme Court. Sorry? 1999. तो बेसिकली ये बोला गया था कि मीन प्रॉफिट्स एक दे आर एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जले पे नमक छिड़कने वाली बात है कि एक तो आपकी पोजेशन गई, ऊपर से पोजेशन के ऊपर से जो पैसे अपने आए थे वो भी गए। ठीक है, तो इसलिए हम हर प्रॉफिट को मीन प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी वही सब आपको बताइए। उसके बाद आप मीन प्रॉफिट्स पास्ट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे हो सकते हैं? पास्ट जो भी हो चुके हैं, प्रेजेंट जो भी हो रहे हैं, फ्यूचर जो भी होंगे। ठीक है, जब आप कोर्ट में जाते हो, केस फाइल करते हो मीन प्रॉफिट का, तो पास्ट और प्रेजेंट वाले मांगते हो, फ्यूचर वाले आप नहीं मांगते, क्योंकि फ्यूचर आपको पता ही नहीं कितने अक्रू होने हैं। और ये बात फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स वाली बात कही गई थी मोहम्मद अमीन वर्सेस वकील अहमद 1952 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोला गया था क्लेम फॉर मीन प्रॉफिट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, however the court has ample power to direct future mean profits also। ठीक है, और मीन प्रॉफिट्स को हम रीड कर लेंगे ऑर्डर 20 रूल 12 के साथ। ऑर्डर 20 रूल 12 हेडिंग पढ़ लो बस। डिक्री फॉर what do you want me to repeat, Kanika? I'll do that. मोहम्मद अमीन, आई जस्ट वाज टेलिंग यू, मोहम्मद अमीन केस में ये बोला गया कि फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स को लेके भी कोर्ट के पास एम्पल अमाउंट ऑफ पावर है, तो कोर्ट कैन डिसाइड यार हमने फ्यूचर मीन प्रॉफिट्स भी अभी डिसाइड करने हैं, देने हैं या नहीं देने हैं, और मीन प्रॉफिट्स आपको मांगने पड़ेंगे, कोर्ट अपनी मर्जी से मीन प्रॉफिट्स नहीं देगा। बस। हाँ जी, देखो ऑर्डर 20 रूल 12 देख लिया, बस इसको मार्क कर लो, सारे लिख लो। ठीक है, डिक्री फॉर पोजेशन इन मीन प्रॉफिट्स। ठीक है, 2/12/2012 परफेक्ट। इसके बाद आप आ जाइए मूवेबल प्रॉपर्टी 13 पे। इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके लिए हम देखते हैं हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 2 क्लॉज 7 गुड्स में जाके। ठीक है, और साथ में पीपीए सारा सेक्शन 3, और सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ 3 क्लॉज 36 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट। ठीक है, और सारा वहां से हम देखेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो एक्चुअली मूवेबल अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, तो छोड़ी गई बताई मूवेबल। ठीक है, ओके। और साथ में आप इसको रीड कर लोगे रेड विद सेक्शन ऑर्डर नंबर 20 रूल 10। ऑर्डर 20 रूल 10। डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और साथ में
उसके बाद आप आ जाइए, ऑर्डर में देख लिया, फ्री टू देख लिया, प्रेस्क्राइब देख लिया, 217 प्रेस्क्राइब जरूरी है, 217 पे आ जाओ। पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, पब्लिक ऑफिसर को आप एक बार सेक्शन 21 आईपीसी के बाद रीड कर लेना। ठीक है, कौन कौन आता है, ये सारी चीजें जो है एक बार नजर से निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ फ्री, इवन डू दैट बाय योरसेल्फ। ठीक है, 21 और सेक्शन 21 आईपीसी, और इसको एक साथ रीड करके एक साथ से नजर से निकाल लेना, सो दैट यू कैन आंसर दैट फॉर योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद रूल्स पढ़ लिया हुआ है, शेयर रिकॉर्ड चाहिए नहीं, साइन में चाहिए। ठीक है, बट स्टिल ऑर्डर हाँ, साइंड को आप लिख लो, रेड विद ऑर्डर 20 रूल 3 एंड ऑर्डर 6 रूल 14 एंड ऑर्डर 6 रूल 14 देख लो दोनों, 20 रूल 3 एंड 6 रूल 14। 20 रूल 3 कहता है जजमेंट टू बी साइंड, और 6 रूल 4 कहता है प्लीडिंग टू बी साइंड। दैट्स इट। ठीक है, तो साइन होगा कैसे, साइन इन्होंने बोल दिया इन केस ऑफ जजमेंट इंक्लूड जजमेंट और डिक्री इंक्लूड स्टैम्प। दैट्स इट, साइन इंक्लूड स्टैंपिंग। दैट्स इट। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा, इनके क्लॉज नंबर्स याद करने सारे 2 से 220 तक। ठीक है, और आई थिंक आप मिस कर सकते हो, 2 7 बी मिस कर सकते हो, 4 क्लॉज मिस कर सकते हो, 2 क्लॉज 16 मिस कर सकते हो, लेकिन 2 क्लॉज 19 मिस कर सकते हो, लेकिन बाकी आपको एक बार के लिए क्लॉज नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स पे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, and every civil court to be inferior to that of a district court, and every court of small cause is subordinate to high court and district court, कुछ भी नहीं है। ठीक है, we have high court, district court, and then I'll give you the picture. I maybe communicate or send it in the group. सबसे पहले वी हैव हमारी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होती हैं, जिसको हम 7 और 8 में भी देखने लगे हैं आज। उसके बाद आपको जूनियर सिविल जज, देन वी हैव प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। सबसे पहले स्मॉल कॉजेज कोर्ट, जिनके अलग एक्ट्स हैं। इसका है स्मॉल प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट, इसका है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट। हाँ जी, अब नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले थे, पेयर एक्ट में है, हमें पढ़ने एक बार से नजर मारनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जूनियर सिविल जज है, फिर देन प्रिंसिपल जूनियर, सीनियर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट की पावर उसके पास कहाँ कहाँ से आती है, एक हाई कोर्ट है वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, लेटर पेटेंट, से और कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे, और स्टैट्यूट से। बाकी सभी स्टैट्यूट से पावर दी, जैसे इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट सेक्शन 151। ठीक है, स्टैट्यूट, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को हाई कोर्ट की पावर दी है, और साथ में लेटर पेटेंट। ठीक है, और साथ में एंड yeah, I think okay. We'll do one thing. We'll just revise सेक्शन 1 से 25 ना जो है, वो बात करते हैं मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, वो सीपीसी में बताते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर 1 देख लिया, कुछ भी नहीं है। कहता है कहाँ पे लगना है, कहाँ पे नहीं लगना, 2 में डेफिनेशन दे दी। 3 से हमारा शुरू हो गया, हमने देखा अभी सबऑर्डिनेशन। ठीक है, 4 में आ जाता है, अब मैं रीड बाद में करूंगी, सिर्फ ओवरव्यू देख लेंगे 2 मिनट। सेक्शन 4 कहता है कि यार जहाँ पे स्पेशल या लोकल लॉ है वहाँ पे मेरे को मत लगाओ। ठीक है, 5 कहता है जहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे मेरे को मत लगाओ। सेक्शन 6 कहता है पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। सेक्शन 9 कहता है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट्स वाला ना, इस कोर्ट सूट्स ऑफ सिविल नेचर। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर बता रहा है कि किस तरह के सूट्स आ सकते हैं। सेक्शन 9 कहता है सूट्स ऑफ सिविल नेचर सारे मेरे पास ले आओ। ठीक है, अब सेक्शन 6 ने बोल दिया सबसे हमको पैसे के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा सिविल लॉ इज बेस्ड ऑन मॉनेटरी टर्म्स, बेस्ड ऑन पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन। राइट, सेक्शन 6 में पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन है,
9 में हमारा सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन है, और अगर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात की जाए तो टेरिटरी को मैं 1 में फिट कर सकती हूँ, ठीक है, और भी बेसिकली 1 में फिट कर सकती हूँ, ठीक है। अब बात आ गई है सेक्शन नंबर 7 और 8 बीच में बच गए थे, 6 के बाद 9 पे चली गई थी। 7 और 8 ने हमने फिट कर दिया प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एंड प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ठीक है। अब प्रोविंशियल एंड प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट में क्या हुआ, जो प्रोविंशियल स्मॉल सबसे पहले बने हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट, 3 कोर्ट्स बने प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट। इसमें इन्होंने क्या किया, इनको लगा यार हम ना चाहते हैं कि ऐसे कुछ मैटर, छोटे वाले मैटर एक अलग जगह जाए, क्योंकि बड़े वाले मैटर पहले खत्म नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से होशियारी मारी, इन्होंने क्या करा, अलग से कोर्ट्स बना दिए। जो उन्होंने अलग से कोर्ट्स बनाए, ठीक है, उसके लिए ना पहली बार तो उन्होंने बहुत मेहनत करी। पहली बार उन्होंने क्या करा, सारा लॉ नया बना दिया। प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स एक्ट जब निकाला, उसमें सारा लॉ नया बना दिया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो उन्होंने बोला यार ये ना सीपीसी से उठा लेना, हम सारा नहीं दे रहे, ठीक है। इसलिए और उसके बाद क्या हुआ, जब दोबारा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट आया, तो इनको लगा यार ये तो थक चुके थे इतने टाइम तक, तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ चीजें नई बना दी और बोला बाकी सारा सारा पुराने में से रहना। दो फर्क क्या आ गए, प्रोविंशियल में क्या करा, प्रेसिडेंसी मेन थी, प्रेसिडेंसी में क्या करा, नया लॉ बना दिया और बोल दिया जो बच्चा कुछ है ना वो सारा सीपीसी से ले लेना, बता देते हैं आपको सीपीसी में से क्या क्या लेना। लेकिन प्रोविंसेस में क्या करा, प्रोविंसेस में कुछ नई चीजें दे दी और वो की बाकी सारा मेजर पोर्शन आप सीपीसी से उठा लेना, ठीक है। ये फर्क था दोनों में, ठीक है। और इनको हम रीड करते हैं सेक्शन 7 को ऑर्डर 50 के साथ, सेक्शन 8 को ऑर्डर 51 के साथ, सेक्शन 7 को ऑर्डर 50 के साथ, सेक्शन 8 को ऑर्डर 51 के साथ, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे सेक्शन नंबर 9 हमने देख लिया, सूट्स ऑफ सिविल नेचर। अनलेस बार्ड, बार्ड एक वर्ड आ गया, इसलिए हम बार्स पढ़ने चले गए। बार्स दो तरह के होते हैं, एक बार होते हैं एक्सप्रेस बार्स, एक होते हैं इम्प्लाइड बार्स, ठीक है। जो एक्सप्रेस बार्स है वो फर्दर दो तरह की कैटेगराइजेशन है उनकी। वो दो तरह की कैटेगराइजेशन क्या है, पहला सीपीसी के अंदर जो बार्स हैं और अदर लॉज के अंदर जो बार्स हैं, ठीक है। एक बार अब देखो, मैं एक चार्ट मैं बना नहीं पा रही हूँ, बार्स दो हेडिंग, एक्सप्रेस इम्प्लाइड, एक्सप्रेस के अंदर इम्प्लाइड छोड़ दो, एक्सप्रेस के अंदर अंदर है सारा। एक्सप्रेस के अंदर आगे दो हेड्स, सीपीसी अदर लॉज, ठीक है। अब सीपीसी के अंदर क्या क्या है, सीपीसी के अंदर कौन कौन से बार्स हैं हम जानते हैं, पहला सब जुडिस, जुडिकाटा एंड बार टू फर्दर सूट, है ना, बार टू फर्दर सूट, जिसका एग्जांपल है ऑर्डर टू रूल। हाँ जी, सेक्शन 12 है ना, सेक्शन 12, ठीक है। 9 10 11 12 एक्सप्रेस बार्स है सीपीसी, ठीक है। लेकिन कुछ बार्स ऐसे हैं जो इम्प्लाइड है, जो दिए नहीं गए, जैसे सपोजली बार्स इन अदर लॉज कैसे हो गया, अच्छा ये तो साइड में देख ली सीपीसी वाली साइड, है ना। दूसरी साइड कौन सी हो गई, ये मैं कल क्लास में ड्रॉ कर दूंगी, ठीक है। दूसरी साइड कौन सी हो गई दूसरे बार्स की, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में बोला गया सेक्शन 41 45 या 245 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, या हमारे पे सीपीसी ने लगानी, तो अदर लॉज ने भी बार कर रखी है सीपीसी, यस एग्जैक्टली। जिनके पास स्पेशल या लोकल लॉ बने हुए हैं उन्होंने हो सकता है सीपीसी बार कर दी हो, बैन कर दी हो, हमारे पे नहीं लगानी। तो सिमिलरली वही बात आ गई कि सीपीसी सेक्शन नंबर एक्सप्रेस बार भी दो तरह के हो गए हैं, एक सीपीसी एक्सप्रेसली लगा रही है और दूसरी अदर लॉज लगा रहे हैं, ठीक है। फिर भी लग जाती है अगर साइलेंट होता है वो। यस एग्जैक्टली, वो तो हमने कल देखा था, कल हम देख रहा मालदीव आइलैंड, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी वेस्ट गोदावरी, ठीक है। और साथ में हमने देखे थे नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, ये वाली चीज भी हमने कल देखी थी, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आ गए थे सेक्शन नंबर हाँ जी, तो 9 में बार देख लिए, ठीक है। अब ये बार होते क्या हैं, इनको हम इंग्रेडिएंट्स के बाद में डिस्कस करेंगे 10 11 12 में। उसके बाद हम आगे सेक्शन 13 और 14 पे, सेक्शन 13 14 ने बात करी फॉरेन कोर्ट्स की, ठीक है। फॉरेन जजमेंट जो है, फॉरेन कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, क्या वो कंक्लूसिव है, ठीक है। उसकी कंक्लूसिविटी को लेके और साथ में उसकी जेन्युइननेस और एक्यूरेसी को लेके प्रिजम्पशन ली गई है 13 और 14 में, ठीक है। उसके बाद बात आ गई थी 15 की, 15 कहता था लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट में जाओ, ठीक है। 16 17 18 बात करते थे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे सिटेड है उस बेसिस पे जुरिडिक्शन की, ठीक है। 19 20 बात करते थे मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पर्सन के अकॉर्डिंग जुरिडिक्शन की। 21 बात करता था, 21 से लेकर 25 तक ऑब्जेक्शन
Hi all, can you hear me again? Okay, perfect. तो हमने देख लिया 1 से 25 तक समझ आया? मतलब ओवरव्यू देख लिया 1 से 25 का? आप बता सकते हो मुझे? 1 से 25 तक याद है? 1 से 21 से 25 हम देखेंगे ऑब्जेक्शन से, हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है? अब बारी आ जाती है 26 सेक्शन। 26 सेक्शन जो है वो बात करता है यार इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जो बिल्कुल सिमिलर है ऑर्डर 4 के, ठीक है? सेक्शन 26 इक्वेट्स इक्वली विद ऑर्डर 4, ठीक है? इसलिए हम ऑर्डर 4 पे गए, ठीक है? तो हमने ऑर्डर 4 में जाके देखा सूट इंस्टीट्यूट कैसे किया जाएगा, बाय प्लेट और एनी अदर मैनर। एनी अदर मैनर में क्या क्या आ सकता है? एप्लीकेशन या पिटिशन एक्सेट्रा, ठीक है? तो बेसिकली सूट फाइल करने के 3 तरीके होते हैं हमारे पास टेक्निकली, 3 या आपको 4 ले लो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए, सिविल प्रोसीजर को चलाने के लिए। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊंगी। वो 3 पार्ट्स रहेंगे, पहला तो प्लेट से, दूसरा एप्लीकेशन से और तीसरा मेमो ऑफ अपील से, ठीक है? ठीक है? क्योंकि अब देखो एप्लीकेशन और पिटिशन को मैंने एक साइड कैटेगराइज कर दिया, एक ही तरह, एक ही साइड पे। दूसरा बन गया हमारा प्लेंट, एप्लीकेशन या पिटिशन या मेमो ऑफ अपील। प्लेंट से फाइल करने का क्या तरीका है? ऑर्डर 7 का प्लेंट से डील करते हैं। तो हम देखो हमने ऑर्डर 1, 2, 6 और 7 का देख लिया था एक बार के लिए। 1 क्या कहता था? पार्टीज कैसे जोड़नी है। 2 क्या कहता था? क्लेम्स, ठीक है? 4 क्या कहता था? अब इंस्टीट्यूशन। 6 क्या कहता था? प्लीडिंग के लिए जनरल रूल। और 7 क्या कहता था? प्लेंट के लिए रूल्स, ठीक है? तो बेसिकली प्लेंट के लिए जो रूल्स है वो ऑर्डर 7 में डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद बारी आ जाती है कि एप्लीकेशन फाइल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, ठीक है? एप्लीकेशन से भी क्या सिविल प्रोसीजर को पिक्चर में लाया जा सकता है? कैन सिविल प्रोसीजर रन बाय एप्लीकेशन? आंसर वाज यस। कैसे? ऑर्डर 36 देख लो आप, ठीक है? ऑर्डर 36 देखोगे, ऑर्डर सेक्शन 90 देखोगे, ठीक है? तो आप पाओगे कि यार ये वाली सारी चीजें हमारी बिना उसके क्या कहते हैं, यस एग्जैक्टली, ऑर्डर 33, ठीक है, इंडिजेंट वाला, ठीक है? ये सारी चीजें एप्लीकेशन से चल पड़ती है, ठीक है? उसके बाद मेमो ऑफ अपील आ गया, ऑर्डर 41, 41 से 45 अपील्स ही तो हैं, तो ऑर्डर 41 जो है वो अपील की बात करेगा, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं कि हम देखते हैं कि अगर टेक्निकली कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाए तो प्रोसीजर बहुत छोटा है सीपी टेक्निकली, ठीक है? कुछ अनइम्पोर्टेंट चीजें फालतू में ऐड की गई है। सबसे पहले तो ऑर्डर 1 पार्टीज आ गया कि इंटरव्यूज होना चाहिए। पहले तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन है, वो केस जो है वो इंटरव्यूज मतलब दोनों पार्टीज लिविंग हो, ठीक है? उसके बाद ऑर्डर 2 पे आ जाते हैं। ऑर्डर 2 ऑल्सो फैक्शन की हमने बात देखा था कि कौन सा फैक्शन कौन-कौन से जोड़ने हैं, उन सब की बातें करता था। ऑर्डर 4 में आके इंस्टीट्यूशन कर रहे थे हम। ऑर्डर 4 में आके इंस्टीट्यूशन कर रहे थे और ऑर्डर 6 और 7 हमें पता है। तो टेक्निकली 1, 2, 6 4, 6, 7 हो गया, ठीक है? इसके बाद बारी जाती है रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह। रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे दे रहे थे? 8 में। सेक्शन 20 क्या? समन्स 20 समझ 30 मैं बताती हूँ 27 में है समझ, है ना? हाँ, 27 में है समझ, ऑर्डर 5, ठीक है? ऑर्डर 5 हो गया समझ भेजने। तो बेसिकली हुआ क्या, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मैंने देखा कि यार सबसे पहले एक इंसान प्लेंट को पिटिशन को प्लेंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो देखता है यार मैं किस किस को पार्टी ऐड करूँ, कौन कौन मेरे यहाँ पे कोर्ट में जा सकता है। ऑर्डर 3 कहता है मैं बता देता हूँ कौन कौन जा सकता है। कैसे जाएगा? उसको समन भेजो। ऑर्डर 5 में समन भेज दिए, ठीक है? 6 में हमने क्या कहते हैं जनरल रूल देख लिए प्लीडिंग के, 7 में प्लेंट के देख लिया और 8 में उसका रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट सेट ऑफ काउंटर क्लेम वगैरह 8 में देख लिया। 9 में देखो पार्टी आती है कि नहीं आती, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, ठीक है? 10 में आप इंस्पेक्ट जनरल एग्जामिनेशन कर लो पार्टीज की, जिसमें आप मैटर अगर एडीआर में भेजना है तो एडीआर वगैरह में मैटर भेज दो, ठीक है? एग्जामिनेशन हो गया 10 में, ठीक है? 11 में आओ, 11 में आप देखोगे कि यार एडमिशन एडमिशन का एडमिशन है ना, क्या डिस्कवरी और इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स है 11 में। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन पूरा नाम डिस्कवरी सेक्शन ही बस। और 12 एडमिशन 12 एडमिशन और 13 प्रोडक्शन ठीक, ठीक है? डिस्कवरी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है? हुआ क्या, 11 में ना बेसिकली इंटेरोगेटर्स मंगाते हैं, ठीक है? होता क्या, आपने कोर्ट को बोला कि सर इस फलाने बंदे से ये चीज मंगा दो मुझे। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि हमको आपने ये नहीं दिया श्रद्धा को अभी तक, श्रद्धा को लाके ये प्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यू आर सीकिंग इंटेरोगेटरीज, ठीक है? तो ये होता है कहाँ पे, ऑर्डर 11 में। 12 में हम कहते हैं यार अब सारे मैटर पे क्या तलीश करे, एक काम करो तुम्हें जो मानना है तुम मान जाओ। उससे मनवाते का चीजें 12 में, ठीक है? एडमिशन करा लेते हैं। अब जो मैटर बच गई है ना, बाकी चीजें उन पे चलेंगी।
13 में आ गए हम। 13 में आके हमने बंदे को क्या बोला कि आप देख लो डॉक्यूमेंट जो है उनको रिटर्न कर दो जो करने हैं, इम्पाउंडिंग कर लो, प्रोडक्शन सीख कर लो, एक्सेट्रा सारा कुछ डॉक्यूमेंट से 13 में कर लो। 14 में आके फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पहली बार 14 में होती है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर दी 14 में। 15 में आपने सोचा कि यार अब एक काम करता हूँ, फर्स्ट हियरिंग में ही अगर मैटर डिस्पोज हो जाए, 15 में फर्स्ट हियरिंग में ही मैटर डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई कर लोगे। उसके बाद 16 में विटनेसेस को बुलाना है तो विटनेसेस को बुला लोगे। 16A में जेल से विटनेस को बुलाना है तो जेल से विटनेस को बुला लोगे। 17 में यहाँ पे एडजर्नमेंट देख लोगे कितनी सीख करनी है, ठीक है, अगर करनी है तो। 18 कहता है कि ट्रायल, फाइनल ट्रायल जो है वो 18 में हो जाना है। पास तो नहीं हो रहा, नहीं आ रहा, ठीक आ रहे समझ। 19 में एफिडेविट एफिडेविट अटैच करना है। अब 19 जो है ना वो टेक्निकली एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है। किसका एक्सेप्शन है बताना? 19 जो है एफिडेविट वाला, वो क्या किसी के एक्सेप्शन लगता है? सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है कि एफिडेविट जो है वो एविडेंस ही नहीं है, ठीक है। उसकी एक्सेप्शन है जाता है हमारा पूरा ऑर्डर नंबर 19, ठीक है। ऑर्डर 20 आ गया जजमेंट डिक्री, ऑर्डर 21 उसकी एग्जीक्यूशन। टेक्निकली हमारा एक प्रोसीजर तो खत्म हो गया पूरा। अब बारी आती है इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स की जो साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंट्री मैटर्स, तो कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो साथ साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सूट चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर 22 में अबेटमेंट हो गया, 23 में विड्रॉ कर लिया, ठीक है, ठीक है। 24 में कोर्ट में पैसे जमा करा दिए, 25 में सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। 26 में कमीशन हो गई, 27 में अच्छा छोड़ो 26 छोड़ो, 25 तक आपको बता देंगे 7 साल का मैटर, 7 साल जो हो रहे हैं। पार्टीज कैसे कैसे तरह की हो सकती हैं पार्टीज? 26 कहता है नहीं, 27 कहता है, सॉरी 27 कहता है गवर्नमेंट पार्टी हो सकती है। 28 था पार्टनरशिप वाला है, 28 नहीं वो तो 30 है। 29 है, 29 कंपनी है, कंपनी या ट्रस्टी, देखना क्या है 28। अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल, मिलिट्री 28 इज मिलिट्री, 29 इज अगेंस्ट कॉर्पोरेशन, कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है। 30 इज पार्टनरशिप, yes, है ना। against 31 farm इज and ट्रस्टी, person carrying, हाँ 31 इज ट्रस्टी, 31 is trustee, ठीक है। 32 माइनर minor, इंडिजेंट, 32A फैमिली मैटर्स, 33 इंडिजेंट, 34 मॉर्गेज, 31 mortgage, 35 इंटरप्रीटर, ठीक है। 36 समरी, 37 36 special cases, 36 स्पेशल केसेस, 37 समरी, ठीक है। 38 arrest and attachment, ये 7 साल ये इंसिडेंटल मैटर्स है। अरेस्ट एंड अटैचमेंट 7 साल। 39 इंजंक्शन, 40 रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट, 41 फर्स्ट अपील, 42 सेकंड अपील, 43 अपील बाय इंडिजेंट, 44 नहीं 43 इज अपील बाय ऑर्डर, 44 इज अपील बाय इंडिजेंट, 45 इज अपील टू सुप्रीम कोर्ट, 46 इज रिवीजन, 47 इज रिवीजन और रेफरेंस है ना, 46 reference, 46 इज रेफरेंस, 47 इज review, रिव्यू, ठीक है। 46 इज रिव्यू, ठीक है। 48 49 चार्टर्ड हाई कोर्ट एंड मिसलेनियस, और 50 और 51 स्मॉल कॉज कोर्ट, ठीक है। तो हमने देख लिया दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली इफ वी टेक एन ओवरव्यू, दिस इज ओवरव्यू। नाउ वी मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 4 फॉर वंस, ठीक है। ये हो गया पूरे डायरेक्ट का एक बार के लिए ओवरव्यू जितना हमें चाहिए था। अब एक बार फिर जाते सेक्शन नंबर 40 सॉरी सेक्शन नंबर 4 से। आपको मैंने मीन प्रॉफिट के केस लॉस दिखा दिए, सेक्शन बेसिकली 7 जो है वो सेविंग्स क्लॉज है, सेक्शन 4 जो है सेविंग्स क्लॉज है। कहता है जी इन दिस, आपको बस इसमें क्या चीज याद रखनी है, ये 3 चीज लिखी हुई है, ऐसे देखो, एनी स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स और एनी स्पेशल जुरिसडिक्शन, स्पेशल जुरिसडिक्शन, फिर है पावर कॉन्फर्ड, और फिर है एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बोला है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू कॉन्ट्ररी, जब तक उल्टी बात नहीं करी गई है और कोई स्पेशल लॉ पिक्चर में है, या कोई स्पेशल जुरिसडिक्शन पिक्चर में है, या कोई स्पेशल पावर दी गई है, या कोई स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर दिया गया है, तो वही माना जाएगा, बात खत्म, ठीक है। बस उसके बाद क्लॉज 2 क्या कहता है, लैंड होल्डर्स वाली रेमेडी को लेके, बस आपको इसमें से एक चीज याद रखनी है, फोर क्लॉज 2 में से एग्रीकल्चरल लैंड एंड प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, लास्ट लो ये बस इतना याद रखना है, एग्रीकल्चर लैंड एंड प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड, दैट्स इट, ठीक है। ये प्री में आ सकता है और कुछ नहीं आता इसमें। उसके बाद सेक्शन 5 पे आ गई एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड्स। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इन्होंने बोल दिया कि यार रेवेन्यू कोड क्योंकि स्पेशल एनैक्टमेंट है, तो इसलिए ऑब्वियसली वी नो दैट जनरली स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट,
ठीक है, तो स्पेशल लॉ ही लगेगा उसके ऊपर। इसके लिए हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर जो होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसीलिए उसे उसका मैटर बनाने के सारे पावर स्टेट के पास है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इसको इसलिए आपको स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए इसके लॉज कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको दिन मिला 5 में स्टेट गवर्नमेंट, हाँ इसको याद रखना है आपको। और उसके बाद हमने आ जाना है कि हाँ जी, तो बेसिकली हमारा सीपीसी एग्रीकल्चर वाले मैटर्स में नहीं लगता, क्योंकि वो स्टेट सब्जेक्ट है, और उस पे लॉज अपने बना सकते हैं, लेकिन अगर वो चुप है, अगर उसे सीपीसी की हेल्प चाहिए तो सीपीसी लग भी जाएगा। उसके बाद आती है रेवेन्यू कोर्ट की। रेवेन्यू कोर्ट इन सबसेक्शन 1 मीन्स द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन अंडर एनी लोकल लॉ टू एंटरटेन सूट्स और अदर प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू द रेंट, ये अंडरलाइन कर लो, रेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, दैट्स इट। तो किस किस चीज को हम एग्रीकल्चर लैंड रेवेन्यू कोड मान लेंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजों को लेके जो एंटरटेन करेगा सूट्स, किसको लेके, रेंट को सूट्स, रेवेन्यू के सूट्स या प्रॉफिट्स ऑफ लैंड जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए करी जा रही है वो वाले सूट, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर दिस कोड। ये याद रखने वाली चीजें हैं कि क्या नहीं आएगा और क्या आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा, इट वुड नॉट इंक्लूड एनी सिविल कोर्ट हैविंग ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर दिस कोड टू ट्राई सच सूट। इसका मतलब क्या है, हुआ क्या, एक ऐसा मैटर था जो इसमें आधा मैटर रेवेन्यू का है और आधा मैटर सिविल का है। एक मैं केस हूँ, मेरे पास आधी चीज रेवेन्यू की है और आधी चीज सिविल की है। अब देखो रेवेन्यू वाले को तो सिविल वाले की अकल नहीं है, अगर मैं वो मैटर रेवेन्यू वाले को भेज देती हूँ तो ज्यादती हो जाएगी, लेकिन अगर मैं वो मैटर सिविल वाले को भेज देती हूँ तो वो रेवेन्यू का मैटर कैटर कर सकता है, हाँ कर सकता है, बट क्या उसकी शक्ल बदल जाएगी कि वो रेवेन्यू से अब वो कहेगा यार तूने रेवेन्यू का मैटर कैटर कर लिया, अब तो रेवेन्यू कोड हो गया, नहीं, रहेगा वो सिविल कोड ही, बस ये मतलब, ठीक है। इसके बाद हमारे से सेक्शन नंबर 6 हमने देखा सेव इन एंड सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग इन शैलो ऑपरेटर गिवन, ठीक है, बस कुछ भी नहीं है, सेक्शन 6 कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है पेक्यूलियर जुरिसडिक्शन की बात कहाँ करी गई है, ठीक है। इसको हम सेक्शन 15 के साथ भी रीड करते हैं जो कहता है लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोड में जाओ, ठीक है। सेक्शन 18 के साथ भी रीड करते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी की बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी की मतलब पैसों को लेके बात करेगा, ठीक है। एंड वी कैन जस्ट डील विद 18 का, बेसिकली 18 का 1 का प्रोवाइजो जो है उसके साथ हम इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम आगे थे स्मॉल कॉलेज कोड आपने ऑलरेडी देख ली, इसलिए मैं रीड नहीं कराई, सेक्शन 7 और 8 हम ऑलरेडी जानते हैं। इतनी चीज देख लो प्रोविंशियल स्मॉल कॉलेज कोड्स एक्ट 1887 का था, देख लो प्रोविंशियल स्मॉल कॉलेज कोड्स एक्ट 1887 का है, और जो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉलेज एक्ट है वो है 1882 और प्रेसिडेंसी वाला 1882 का। तो आप देखो प्रेसिडेंसी साल पहले आया था, मैंने बताया था, तीन ही तो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, तो प्रेसिडेंसी का बनाना आसान था, प्रेसिडेंसी को प्रायोरिटी दी जाती थी, तो उनके उनके लिए स्मॉल कॉलेज कोड पहले बना दिया गया था 1882 में ही, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 के प्री में से 10 क्वेश्चन आ गए, आते हैं, बहुत क्वेश्चन आता है सेक्शन 9 में से, ठीक है। मैं आपको एक कीवर्ड दे रही हूँ, कीवर्ड एक दे रही हूँ कुछ, बस आप उसको लिख लो, उसको याद रखिए, आप एकदम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आप लिख लो AWR, A कैपिटल, W कैपिटल, R कैपिटल, PGL, P कैपिटल, G कैपिटल, L कैपिटल, नहीं, काम करो AWR, P, GL को ना स्मॉल कर दो पूरा, GAL इकट्ठा कर दो, GAL इकट्ठा कर दो, GAL है ना, ठीक है। उसके बाद स्पेस देके लिख दो DVA, उसके बाद नेक्स्ट थोड़ी सी स्पेस देके MB, फिर स्पेस देके चोर, CHOR, नहीं कैपिटल नहीं है, CHOR, ये एक्रोनिम है जिसका हमने सारा हमने फुल फॉर्म सुना नहीं है, हाँ बस आप कुछ भी कर लो आप इसमें, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या करोगे, अरे हाँ आपको सारी फुल फॉर्म बता दूंगी, ये वो चीजें हैं जिनको हम सिविल नेचर का मानते हैं, उसके बाद हम एक अलग एक्रोनिम करेंगे उस चीज का जो इसको हम नहीं मानते, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले ए से लिखिए एरियर्स ऑफ सैलरी, ए से एरियर ऑफ सैलरी, W से लिखिए राइट टू वर्शिप, राइट टू वर्शिप, R से लिखिए रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस प्रोसेशन, P से लिखिए प्रॉपर्टी, GAL से लिखिए कॉन्जुगल राइट्स,
कॉन्जुगल राइट्स। डी से लिखिए declaration and damages for caste. Declaration and damages for caste. I'll do that, Kirti. I'll do that. D से declaration for damages for caste. V से vote. V से vote. M से marriage. B से burial. C से expulsion from caste. H से heirs. O से office. R से rent. ठीक है, और नॉट ऑफ सिविल नेचर में लिख लो CRDV. CRDV नॉट ऑफ सिविल नेचर CRDV. C कैपिटल, R कैपिटल, D कैपिटल, V कैपिटल. सी से कास्ट, प्योरली कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन. क्या कास्ट रिलेटेड? आप देखो ना, कास्ट प्योरली कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन को नॉट मानते हैं, लेकिन अब डैमेजेस और डिक्लेरेशन डैमेजेस की बात आ जाएगी, डिक्लेरेशन डैमेजेस, तब वो सिविल नेचर हो जाता है. ये फर्क है, कास्ट वाला क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, इसके केस लॉस भी दूंगी. तो पहला आ गया कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन. उसके बाद आर में लिख लीजिए रिचुअल्स. डी से लिख लीजिए डिग्निटी एंड ऑनर. तो प्लैंकन वाला केस है. क्या एक स्वामी थे, ठीक है, मैं नाम दूंगी आपको, टोटल स्वामी वाला केस था. डी डिग्निटी एंड ऑनर, और बी से लिख लीजिए रिकवरी ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग्स. रिकवरी ऑफ वॉलंटरी ऑफरिंग्स. ठीक है, ये आपका पूरा सेट है जिसमें से क्वेश्चन आना है. ठीक है, इसके बाद मैं आपको केस लॉ दे देती हूँ सेक्शन 9 के. पहला तो हम जानते हैं पीएमए मेट्रोपॉलिटन वर्सेस एमएमआर सोमन में पहली गली है. सूट सिविल नेचर और सूट ऑफ सिविल सूट और सूट ऑफ सिविल नेचर में फर्क. उसके बाद आ जाते हैं हम हाँ जी प्लीज देखिए. असेसिंग अथॉरिटी लुधियाना. असेसिंग अथॉरिटी लुधियाना वर्सेस मनशाराम. लुधियाना वर्सेस मनशाराम 1965 पंजाब हाई कोर्ट. पंजाब हाई कोर्ट. इसमें डिस्कस किया गया वर्ड सिविल नेचर जो है इसको इसमें डिस्कस किया गया. ठीक है, क्या क्या इसके आर्मेट में आता है, क्या क्या नहीं आता, ऐसे करके. ठीक है, उसके बाद आ गई थी एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट को लेके सूट. केस का नाम लिखिए अकाली एंड अदर्स. एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट को लेके अकाली एंड अदर्स वर्सेस जगन्नाथ एंड अदर्स. वर्सेस जगन्नाथ एंड अदर्स 1893 प्रिवी काउंसिल. 1893 प्रिवी काउंसिल. एक और लिखिए गणपति वर्सेस भारती. गणपति वर्सेस भारती. एक और अपैया APP AYYA वर्सेस पडप्पा PADAPPA. APPAYYA वर्सेस पडप्पा. भारती का ईयर है 1894 और उसको मुझे याद नहीं है. आई डोंट हैव इट. ठीक है, ये आपको सारे केसेस लिखने हैं. जब आपको एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट का अगर दिख जाए कहीं पे तो ये सारे केसेस एक्सपल्शन फ्रॉम कास्ट के ही हैं. ठीक है, और राइट टू वर्शिप को लेके जो जगन्नाथ वर्सेस अकाली है ना, हाँ हाँ, ये वाला केस राइट टू वर्शिप को लेके भी आ जाता है. ये के साइड पे लिख लो. राइट टू वर्शिप को लेके भी आ जाता है ये वाला केस, और यहाँ पे भी आ जाता है. ठीक है, एक्सपल्शन को लेके भी, राइट टू वर्शिप को लेके भी. अब राइट टू वर्शिप को लेके एक और केस लिख लो. अपैया. ओके, इट इज APPAYYA वर्सेस पडप्पा PADAPPA.
ओके, एक और लिख लो राइट टू वर्शिप वाला, गोपन्ना, GOPANNA वर्सेस रामास्वामी 1994। गोपन्ना वर्सेस रामास्वामी 1944। 44 में ड्रॉस हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए रिलीजियस राइट्स को लेके, रिलीजियस सेरेमनीज को लेके केस है, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये दो जगह है। रिलीजियस राइट्स को लेके एनी बेसेंट, एनी ANI बेसेंट BESENT, एनी बेसेंट नेशनल हाई स्कूल वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1983 सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद ये केस में एक तो बात करी गई रिलीजियस राइट्स को लेके, और दूसरी बात करी गई कि क्या सिर्फ डिक्लेरेशन का सूट, मियरली आप कोर्ट में गए कुछ डिक्लेयर करवाने, क्या वो सूट सिविल नेचर का माना जाएगा? सूट मियरली फॉर डिक्लेरेशन इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर एज बिकॉज इट डिक्लेयर द राइट ऑफ अ पार्टी टू अ सूट। बस राइट टू डिक्लेरेशन जो है ना, मियर डिक्लेरेशन, क्या वो सूट ऑफ सिविल नेचर है? आंसर इज यस। ठीक है, जो हम डिक्लेरेटरी सूट नहीं करते बस उसको सिविल नेचर का माना गया इस केस में। ठीक है, एनिमेशन में। उसके बाद राइट टू बी कैरिड इन प्लैंक्विन, वो लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू बी कैरिड इन प्लैंक्विन। अंधुनी स्वामी, अंधुनी स्वामी ANDHUNI, अंधुनी स्वामी वर्सेस तोतड़ स्वामी TOTAD 1921 बॉम्बे। बॉम्बे अब हेरिडिटरी ऑफिस को लेके केस लॉ लिख लो, इंपॉर्टेंट है। या आपने पढ़ा है ना PM मेट्रोपॉलिटन, है ना, वो हेरिडिटरी ऑफिस को लेके भी मारथोमा वाला केस लिख लो। मारथोमा वाला केस इज ऑल्सो फॉर हेरिडिटरी ऑफिस। दैट इज ऑल फॉर टुडे। सेक्शन 9 तक आप एक बार रिवाइज कर लेना, केस लॉस भी हो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आप एक काम करना, सेक्शन 9 तक के प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करो, तो कौन सी बुक आपके पास है? ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 10 टुमारो। 10 से कल हम कम से कम भी 35-40 तक खींच लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर वन लाइनर हो केस तो उसके पार्टनरशिप